नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनलर्निंग पाठशाला में। और हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कॉलेज शिक्षा में क्या बड़े बदलाव हुए हैं। यानी कि हम इसमें डिस्कस करेंगे वो सारे चेंजेस जो हायर एजुकेशन में हुए हैं। हम अपनी पिछली वीडियो में स्कूल से जुड़े हुए सभी बड़े बदलाव डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक पर क्लिक करिए और वो वीडियो ज़रूर देखिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे हायर एजुकेशन में क्या बड़े बदलाव हुए हैं। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा जरूरी क्यों होती है। किसी भी समाज और व्यक्ति के विकास के लिए हायर एजुकेशन जो है वो बहुत ही ज़रूरी होती है, उसके निरंतर विकास के लिए। नॉलेज क्रिएशन और इनोवेशन के लिए भी हायर एजुकेशन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है किसी भी देश में और किसी भी समाज में। यदि अगर आपको लगातार निरंतर विकास चाहिए तो उसके अंदर कुछ ना कुछ खोज होती रहनी चाहिए, ज्ञान का प्रवाह होता रहना चाहिए, और उसके लिए हायर एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी हायर एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसा हमने देखा, नॉलेज क्रिएशन और इनोवेशन से अलग अलग तरह की खोज होंगी, उससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ में काफ़ी बढ़ोतरी होती है। इसलिए हायर एजुकेशन इन तीनों ही पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए बहुत ही ज़रूरी होती है किसी भी देश, समाज या फिर व्यक्ति के लिए। दोस्तों, एक बार हायर एजुकेशन में होने वाले नए बड़े बदलावों को जाने उससे पहले हम अभी तक हमारे हायर एजुकेशन ने कैसा परफॉर्म किया है वो एक बार देख लेते हैं। ये रिपोर्ट है आईशी रिपोर्ट, यानी कि ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन 2018-19 की ये रिपोर्ट है, जो ये बताती है कि हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट जो रेशियो है हायर एजुकेशन में वो 26.3% है। दोस्तों, ग्रॉस ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो होता है उसमें हम एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए निकालते हैं। यानी कि 18 से 24 की अगर एज में हम देखें तो कितने प्रतिशत बच्चे, यानी 18 से 24 एज ग्रुप में जितने भी बच्चे हैं इंडिया में, उसमें से कितने परसेंट बच्चे हायर एजुकेशन में एनरोल हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो 18 से 24 की एज ग्रुप के सिर्फ 26% बच्चे ही भारत में हायर एजुकेशन या फिर उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा रेशियो नहीं है। और इस नई पॉलिसी में 2035 तक सरकार ने ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 50% तक करने का जो है टारगेट लिया है। उसी तरह से ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ये हर स्टेट का यहाँ पर दिखाया गया है सेम रिपोर्ट के द्वारा। यहाँ पर सिर्फ आप देखेंगे सिर्फ कुछ ही स्टेट ऐसे हैं जो 50% से ऊपर का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो रखते हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं एक सिक्किम है, दूसरा हरियाणा है। तो इसमें हम जान सकते हैं रिपोर्ट के माध्यम से कि जो जितने भी हमारे राज्य हैं उनके अंदर भी जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या है 18 से 24 की आयु में, वो बहुत ही कम है। और इसको बढ़ाना और स्टेट्स के बीच में, राज्यों के बीच में इस डिस्पैरिटी को कम करना बहुत ही ज़रूरी है। तो कुछ महत्वपूर्ण बदलाव जो इस नई पॉलिसी में उच्च शिक्षा को लेकर किए गए हैं वो है, एक मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाएंगी। इसके अंदर किसी भी कॉलेज के अंदर ऐसा नहीं होगा अब कि वो सिर्फ ये ह्यूमैनिटीज़ का या आर्ट्स का कॉलेज होगा। उसके अंदर साइंस भी होगी, उसके अंदर कॉमर्स के सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाएंगे, उसके अंदर रिसर्च अनुसंधान भी चल रहा होगा और टीचिंग का भी कार्य उसमें चल रहा होगा। तो मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़ का जो मतलब है वो यहाँ पर ये है कि इसमें एक ही यूनिवर्सिटी में कई सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ाए जाएंगे। इसी के साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, एक नेशनल लेवल पर एक बॉडी का गठन सरकार करेगी, जो कि पूरे रिसर्च और डेवलपमेंट को इंडिया में बढ़ावा देगी। सिंगल पॉइंट रेगुलेटिंग बॉडी के रूप में हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का यहाँ पर गठन किया जाएगा, जो कि एक पूरी एक बॉडी होगी और वो सभी कॉलेजेस को रेगुलेट करेगी। जैसे अभी क्या होता है, यूजीसी वो रेगुलेट करती है, प्लस इसके अलावा 15 ऐसी काउंसिल्स हैं जो कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलेट करती है। तो इन सब की जगह अब हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन होगा, उसके अंडर ये सब भी अपना काम करेंगी। तो दोस्तों, इंस्टीट्यूशंस को रिस्ट्रक्चर करना और उनके कंसोलिडेशन की जहां तक बात है, तो 2040 तक सरकार ने ये टारगेट लिया है कि वो ऑल हायर एजुकेशन को मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस में कन्वर्ट कर देगी और वहां पर कम से कम 3000 जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ने चाहिए। इसके अलावा 2030 तक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की जैसे हमने बात करी, 2035 तक सरकार ने इसको
50% करने का टारगेट लिया है। यानी 2035 तक सरकार चाहती है और इंडिया में हम चाहते हैं कि 19 से 24 वर्ष की आयु के बीच के जितने भी लोग हैं उनमें से कम 50% तो हमारी उच्च शिक्षा में एनरोल्ड हों, जिनके अंडर एक ही यूनिवर्सिटी के अंडर मेडिकल कॉलेज भी होगा, उसके अंदर टेक्निकल कॉलेज भी होगा, उसके अंदर ह्यूमैनिटीज का कॉलेज भी होगा। तो इन्हें कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस। अब ये कितने तरह के होंगे? ये होंगे हमारे मोटे मोटे 3 तरह के। जैसे एक होंगे रिसर्च इंटेंसिव, जहां पर टीचिंग और रिसर्च पर इक्वल फोकस किया जाएगा। दूसरे होंगे टीचिंग इंटेंसिव, जहां पर टीचिंग पे फोकस ज्यादा होगा और वहां पर रिसर्च भी कंडक्ट की जाएगी। तीसरे जो हमारे होंगे वो होंगे ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस, जहां पर मेनली जो है टीचिंग की जाएगी और वहां पर ऐसा नहीं है कि रिसर्च नहीं की जा सकती। ये कॉलेजेस अगर चाहें तो रिसर्च भी कर सकते हैं। और ये जो बंटवारा है कॉलेजेस के बीच में, ये कोई रिजिड बंटवारा नहीं है। इसके अंदर कॉलेजेस, अगर कोई ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस है तो वो कल को टीचिंग इंटेंसिव भी बन सकता है, रिसर्च इंटेंसिव भी बन सकता है, या फिर कोई टीचिंग इंटेंसिव जो कॉलेज है वो रिसर्च इंटेंसिव भी बन सकता है। यानी कि ये सिर्फ हमें समझने के लिए मोटे मोटे तौर पर 3 तरह के कॉलेजेस हैं, मगर ऐसा कोई बंटवारा, रिजिड बंटवारा नहीं होगा। इसके अंदर कॉलेजेस एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, जैसे हमने देखा हायर इंस्टीट्यूशन स्कूल एजुकेशन को भी सपोर्ट करेंगे, प्लस ये आपस में भी एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। क्या सपोर्ट करेंगे? ये एक दूसरे को, अगर किसी इंस्टीट्यूशन को ऑटोनोमस से टीचिंग में बनना है, टीचिंग से रिसर्च में बनना है, तो ये एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। प्लस यहाँ पर रिसर्च कोलैबोरेशन होगा, स्टूडेंट्स का एक्सचेंज होगा, प्रोजेक्ट वर्क एक साथ मिलकर होंगे। तो ये सब हम आगे फ्यूचर में देख सकते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस के अंडर, जो कि एक बहुत ही अच्छी पहल है। ये देखा भी गया है कि मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। आपने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ का नाम सुना होगा, जैसे हार्वर्ड, कैम्ब्रिज का आपने नाम सुना होगा। ये सब बहुत बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सब मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस हैं। तो अभी हम देख चुके हैं मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस में कई तरह के कोर्सेज चलेंगे। वहाँ पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होगा वो लोकल या फिर इंडियन और बायलिंगुअल भी हो सकता है। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग को यहाँ पर काफ़ी बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि सरकार जैसा चाहती है कि हम अपना ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है उसको बढ़ाना चाहते हैं 50% तक 2035 तक। इसके अलावा ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग को बढ़ावा देने से एक फायदा ये भी है कि जो कोर्सेज कॉलेज जितने कोर्सेज ऑफर करता है उनकी भी संख्या में बढ़ोतरी होगी। वो भी कई तरह के कोर्सेज को ऑफर कर पाएंगे अब। और जिसके अंदर एक खास बात का ध्यान रखना होगा वो ये कि जो ऑनलाइन कोर्सेज होंगे उनकी क्वालिटी वो ही हो जो कैंपस में उनको प्रदान की जा रही है। यानी कि ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए कि कोई बच्चा अगर कैंपस में पढ़ रहा है और अगर कोई ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग कर रहा है तो दोनों के बीच में जो कोर्स है उसकी क्वालिटी में कोई अंतर हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये दोनों क्वालिटी बिल्कुल सेम होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर जो जितना भी अभी तक हम देखते थे बड़ा कॉम्प्लेक्स नोमेनक्लेचर होता था कि अफिलिएट यूनिवर्सिटी, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के नाम से कुछ को जानते थे, अफिलिएट टेक्निकल यूनिवर्सिटी के नाम से जानते थे। अब इन सब को हटाकर एक ही नाम से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को जाना जाएगा और वो होगा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी। यानी अब एक ही कैटेगराइजेशन चलेगा, वो है यूनिवर्सिटी। ये हम जानेंगे ये क्यों हुआ है, क्योंकि एक हमने देखा है कॉमन रेगुलेशन अब सबका होगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर। तो अब सबको हम एक कॉमन अम्ब्रेला के अंडर लाके रेगुलेट कर सकते हैं, इसलिए अब हम सबको सिर्फ यूनिवर्सिटी के नाम से ही जानेंगे। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि हम पूरे देश के जो हायर एजुकेशन है उसके अंदर एक यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं, हम कॉमन रेगुलेशन के माध्यम से लाना चाहते हैं और हम इंटरनेशनल लेवल के भी हम अपनी एजुकेशन को उसके ज़्यादा करीब लेके जाना चाहते हैं। जैसा कि हमने देखा हम मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं, फॉरेन में भी ऐसे ही इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो इससे एक फ़ायदा ये होगा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि उनके पास एक ग्रेटर मोबिलिटी होगी, वो उनको ज़्यादा कठिनाई होगी नहीं होगी जब वो अपने देश से इंडिया में आकर पढ़ाई करेंगे। उसी तरह से इंडिया के जो स्टूडेंट्स होंगे उनके पास भी एक अच्छा मौका होगा कि वो अपने देश से जब बाहर जाके पढ़ाई करें तो उनकी पढ़ाई में ज़्यादा दिक्कत ना आए। इससे पढ़ाई और रिसर्च दोनों को फायदा मिलेगा और इंस्टीट्यूशंस को भी फायदा मिलेगा। इसके अंदर हम देखेंगे कि जो भी हमारी हाई परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटीज़ होंगी, टॉप यूनिवर्सिटीज़ होंगी, उनको हम एनकरेज करेंगे कि वो बाहर जाएं और अपने कैंपसेस और इंस्टीट्यूशंस को खोलें, यूनिवर्सिटीज़ को खोलें। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ फॉरेन में खुलेगी तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है दोस्तों। उसी तरह से हम टॉप 100 जो यूनिवर्सिटीज़ होंगी पूरे वर्ल्ड की, उनको हम इनवाइट करेंगे, उनको हम फैसिलिटेट करेंगे कि वो इंडिया में आए और ऑपरेट करें और एक हायर एजुकेशन का इंटरनेशनल माहौल जो है वो पूरा इंडिया में एक क्वालिटी माहौल प्रोवाइड कराएं,
जिससे कि हमारे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल स्टडीज दोनों में एक अच्छा तालमेल बैठे और बच्चों को काफ़ी फायदा हो और इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर शिक्षा के स्तर में ज़्यादा गैप ना हो। दोस्तों, इसमें एक सबसे बड़ा बदलाव जो किया गया है ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज को लेकर, वो ये कि अब से अंडर ग्रेजुएशन कोर्स 3 और 4 साल के होंगे, जिसके अंदर अगर वो 4 साल का मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर्स प्रोग्राम होगा तो उसके अंदर रिसर्च वर्क और प्रोजेक्ट वर्क भी 1 साल का शामिल होगा। इसके अलावा ये एक मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम कहा जाएगा, उसके तहत ये काम करेगा, जिसके अंदर आप अलग अलग स्तर पर अलग अलग चरण में ग्रेजुएशन को छोड़ भी सकते हैं और कंटिन्यू भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन में एडमिशन लेकर 1 साल बाद उसे छोड़ देता है तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा, यदि वो 2 साल बाद ग्रेजुएशन को छोड़ देता है तो उसको डिप्लोमा मिलेगा, और अगर वो 3 साल की अपनी डिग्री कंप्लीट करता है तो उसको बैचलर्स डिग्री मिलेगी। इसी के साथ अगर वो 3 साल के बाद 1 साल का प्रोजेक्ट वर्क या फिर अपना कोई रिसर्च करता है तो उसको 4 साल की मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर्स प्रोग्राम की डिग्री मिलेगी। इसके अलावा एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी, जो कि किसी भी बच्चे के द्वारा किए गए कोर्सेज को ध्यान में रखते हुए उसको क्रेडिट जो बनेंगे उसके वो उनको स्टोर करेगा और उसी के आधार पर उसको डिग्री आगे अलॉट की जाएगी। इससे एक फायदा ये होगा कि अगर कोई बच्चा बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ता है 1 साल बाद और फिर वो कुछ गैप के बाद अगर उसके घर में कोई समस्या है, बीमारी है और उसके बाद वो शुरू करता है अपनी पढ़ाई, तो उसके जो क्रेडिट स्कोर है उसको उतना ही इंटैक्ट रखा जाएगा और फिर अगले जब वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेगा तो वहां से उसके क्रेडिट काउंट होंगे और उनको ऐड करके बाद में उसको डिग्री दी जाएगी। तो जो लोग अपनी पढ़ाई बीच में किसी कारणवश छोड़ देते हैं, कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज है कि एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट उनके जो कोर्सेज का क्रेडिट है उनको स्टोर करके सुरक्षित रखेगा। इसके अलावा ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जैसा हमने देखा पिछली स्लाइड में, कि अगर बच्चा इंडिया से लेके फॉरेन जाता है और फॉरेन में कोई अपनी पढ़ाई करता है और वहां से वापस आता है तो उस कोर्स के दौरान जो उसने क्रेडिट कमाए होंगे वो ट्रांसफर भी हो सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर एक बार मैं आपको बता दूं, अगर आपको क्रेडिट सिस्टम नहीं पता है क्या होता है, तो आप देखेंगे कई आईआईटीज, जो इंडिया की आईआईटीज हैं, उसमें एक सिस्टम ये होता है कि आपके पूरे कोर्स को, मान लीजिए यदि आपका एक सेमेस्टर है, उसके पूरे कोर्स को अगर बोल दिया कि वो 90 क्रेडिट का कोर्स है, यानी 90 क्रेडिट उसको इसलिए बोल दिए गए, मान लीजिए उस पूरे कोर्स में 9 सब्जेक्ट थे, आपको 9 विषय उसके अंदर पढ़ने थे, तो हमने क्या करा, हर सब्जेक्ट को 10 क्रेडिट के पॉइंट अलॉट कर दिए, हमने उसे 10 पॉइंट अलॉट कर दिए। तो हम बोलेंगे जो एक सब्जेक्ट है, वो एक सब्जेक्ट जो हमारा है वो 10 क्रेडिट के बराबर है। तो यदि आपने 9 के 9 सब्जेक्ट पास कर लिए तो इसका मतलब आपने पूरे कोर्स में कितने क्रेडिट कमाए, आपने कमाए पूरे 90 क्रेडिट। तो यानी ये क्रेडिट अब आपके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में स्टोर कर दिए जाएंगे। इसी तरह से यदि कोई बच्चा 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो वो कमाएगा सिर्फ 70 क्रेडिट। तो पूरा कोर्स अगर आपको कंप्लीट करना है, पूरी डिग्री लेनी है, तो अगर 90-90 अगर आप इसको बोल दें तो 304 साल का कोर्स 360 क्रेडिट का ये कोर्स पूरा हो जाएगा। यदि आपको 4 साल की पूरी डिग्री लेनी है तो आपको 360 क्रेडिट आपको कमाने होंगे पूरे 4 साल के कोर्स के दौरान, तभी आपको वो डिग्री मिलेगी। तो ये पूरा क्रेडिट सिस्टम ये होता है, इनकेस अगर आपको नहीं पता था। ग्रेजुएशन कोर्स में बड़े बदलावों के बाद जो मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम कर दिया गया है ग्रेजुएशन कोर्सेज को, उसके अलावा जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट इस कोर्स के अंदर है, सबसे बड़े जो चेंजेस हैं वो हैं मास्टर्स डिग्री को लेकर और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एमफिल प्रोग्राम को लेकर। जी हाँ दोस्तों, एमफिल प्रोग्राम जो है इस पॉलिसी के तहत अब आगे डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा और मास्टर्स डिग्री में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। वो इस तरह से हैं कि यदि आप 3 साल की बैचलर डिग्री करते हैं तो आपको 2 साल की मास्टर्स करनी पड़ेगी, और यदि आप 4 साल की बैचलर डिग्री करते हैं विद रिसर्च और अपने प्रोजेक्ट वर्क के साथ, तो आपको मास्टर्स डिग्री जो है 1 साल की करनी पड़ेगी। इसी के अलावा आपको इंटीग्रेटेड 5 साल की बैचलर और मास्टर डिग्री करने का भी मौका मिलेगा। और रही बात पीएचडी की, तो पीएचडी वो लोग कर पाएंगे जिनके पास या तो मास्टर्स डिग्री है या फिर जिनके पास 4 साल की मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर्स डिग्री है, जिसके अंदर 3 साल की ग्रेजुएशन का कोर्स और प्लस 1 साल का रिसर्च वर्क या प्रोजेक्ट वर्क शामिल है। यानी कि अगर आप अब मास्टर्स डिग्री आपके पास है तो आप पीएचडी करते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास 4 साल की मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर्स डिग्री है तो आप पीएचडी
कर सकते हैं। यानी कि अब एमफिल को यहाँ से इसके बीच में से हटा दिया जाएगा, एमफिल अब बीच में नहीं आएगी। इसी के साथ दोस्तों रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार इंडिपेंडेंट बॉडी का एक नेशनल लेवल पर गठन करेगी जिसका नाम होगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। क्योंकि हम जानते हैं इंडिया में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जीडीपी का जो प्रतिशत खर्च किया जाता है वो 0.69% है, यानी कि ये 1% भी नहीं है। और बाकी अगर देशों की बात की जाए तो जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, अमेरिका 2.8% जो है खर्च करता है। अमेरिका का 2.8% दोस्तों, उसकी जीडीपी वैसे ही $20 ट्रिलियन की है और हमारी 2.7 ट्रिलियन डॉलर की हमारी जीडीपी है, तो हम उसका 6.9% खर्च करते हैं और ये अपनी $20 ट्रिलियन का 2.8% खर्च करता है, तो कि जो कि ऑलरेडी एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। तो इस बॉडी का जो फंक्शन होगा वो क्या करेगी, वो अलग अलग जो फंडिंग एजेंसीज है उसके साथ कोऑर्डिनेट करेगी ताकि हमारी जो फंडिंग प्रोसेस हो उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए और उसके अंदर कोई भी डुप्लीकेशन ना हो। अभी फिलहाल के लिए क्या होता है दोस्तों, अभी ये इतनी सारी बॉडीज हैं जो कि करेंटली फंड करती है इंडिया में रिसर्च को। जैसे हम देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये भी फंड करते हैं करेंटली। ये इंस्टीट्यूशन आगे भी फंड करते रहेंगे, लेकिन ये फंड करेंगे अब नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के साथ मिलकर, यानी कि अब वो उनका कोऑर्डिनेशन का काम नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इनके साथ मिलकर करेगा, रिसर्च का काम, रिसर्च में फंडिंग का काम। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि ये इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करेगी। यानी कि अब अगर पॉलिसी मेकिंग की बात की जाए तो उसके अंदर साइंटिफिक और रिसर्च बेस्ड इनपुट जब दिए जाएंगे तो पॉलिसी उतनी ज़्यादा अपडेटेड और प्रैक्टिकल पॉलिसी बन सकती है, उतनी ही ज़्यादा इफेक्टिव पॉलिसी होगी जितना उसके अंदर रिसर्च बेस्ड इनपुट होगा। तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन हो सकता है आने वाले समय में हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एक बूस्ट दे, जो कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर बनना है, एक नॉलेज इकोनॉमी बनना है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल एक डेवलपमेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल प्रोविजन है हमारी इस नई पॉलिसी में। गवर्नेंस की इंडिया में हायर एजुकेशन की जहां तक बात की जाए दोस्तों, तो वो अभी तक मेनली यूजीसी के अंडर होता है। इसके अलावा 15 अलग अलग काउंसिल्स हैं जो कि अलग अलग कोर्सेज को अलग अलग लेवल पर यूनिवर्सिटीज में रेगुलेट करती हैं। तो इन सब को अब आसान बनाने के लिए, रेगुलेशन को और आसान बनाने के लिए सरकार ने हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन करने की ठानी है इस नई पॉलिसी के अंदर, जिसके अंदर एक होगी हायर एजुकेशन कमीशन। इसके अंडर 4 इंडिपेंडेंट बॉडीज काम करेंगी। ये 4 इंडिपेंडेंट बॉडीज इस हायर एजुकेशन कमीशन के अंडर काम करेंगी और ये हायर एजुकेशन कमीशन जो बॉडी होगी ये खुद में एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी जिसके अंदर हायर एजुकेशन के एक्सपर्ट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे और रेगुलेशन के प्रोसेस को और यूनिफॉर्म और आसान बनाने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं 4 ये इंडिपेंडेंट बॉडीज के बारे में। तो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर जो 4 बॉडीज होंगी जो कि खुद में इंडिपेंडेंट होंगी, उसके अंदर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल बनेगी जो कि एक सिंगल पॉइंट रेगुलेटर का काम करेगी। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों की तो नेशनल एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर जो 4 इंडिपेंडेंट बॉडीज होंगी उनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो पहले होगी वो होगी रेगुलेटरी काउंसिल, जो एक सिंगल पॉइंट रेगुलेटर का काम करेगी सभी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के लिए। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि इसके अंदर मेडिकल और लीगल एजुकेशन इंक्लूडेड नहीं होगी। यानी अगर हम देखें तो अभी हमने देखा था कि नेशनल मेडिकल कमीशन जो है इसका गठन किया गया है मेडिकल एजुकेशन के लिए, लीगल एजुकेशन भी इसके अंदर नहीं आएगी। उसके अलावा एक्रेडिटेशन की जहां तक बात है उसके लिए एक एक्रेडिटेशन काउंसिल बनेगी नेशनल लेवल पर, जो कि इसका काम क्या होता है, इसका काम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को मान्यता देना होता है। यानी कि अभी जो काम हो रहा था वो हमारी नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन कर रही थी और एक नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल ये जो है ये AICTE के द्वारा इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और इसका UGC के द्वारा। अभी जो एक्रेडिटेशन का काम है वो NBA और NAAC ये बॉडीज करती हैं। अब इनका काम भी इनको सौंप दिया जाएगा एक बॉडी के। इसके अलावा इन 2 के अलावा और भी बॉडीज एक्रेडिटेशन का काम अपने अपने लेवल पर करती हैं, पर अब इन सब का काम मिलाकर अब एक नेशनल लेवल पर बॉडी बना दी जाएगी जो इस पूरे काम को देखेगी, किस यूनिवर्सिटी को कौन सी मान्यता कब कैसे देनी है। इसके अलावा ग्रांट काउंसिल बनेगी एक हायर एजुकेशन की जो फंडिंग का पूरा काम देखेगी। जैसे अभी तक हमने देखा कि UGC फंड करती है और इसके अलावा काफी
अलग काउंसिल और बॉडीज हैं वो भी फंडिंग करती है। अब वो सारी फंडिंग का काम देखेगी ग्राउंड्स काउंसिल। इसके अलावा एक जनरल एजुकेशन काउंसिल बनेगी जो कि एक एजुकेशन, हायर एजुकेशन का क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क तैयार करेगी। ये फ्रेमवर्क दोस्तों पूरे देश की जो हायर एजुकेशन है उसके अंदर एक यूनिफॉर्मिटी लाने का काम करेगा। यानी कि अगर कोई एक कोर्स यहाँ पर एक दिल्ली में चल रहा है और तमिलनाडु में कोई दूसरा कोर्स चल रहा है तो उनके अंदर तालमेल ज़्यादा से ज़्यादा हो, दोनों का असेसमेंट क्राइटेरिया ज़्यादा से ज़्यादा हो। पूरे देश की हायर एजुकेशन को यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ये जनरल काउंसिल जो है काम करेगी। तो दोस्तों हमने डिस्कस किया कि कैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हायर एजुकेशन के नए प्रोविजंस लेके आई है। अब ये देखना होगा कि इस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन कितना इफेक्टिव होगा। इसका इम्प्लीमेंटेशन ही डिसाइड करेगा हमारे आने वाले एजुकेशन सिस्टम की दिशा और दशा क्या होगी। तब तक के लिए हम चलते हैं दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।